नमस्कार दोस्तों। आ गया हूं फिर से आपकी रात और भी ज्यादा काली करने के लिए। आज ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूं कि वो घटना जब एक व्यक्ति के साथ घट रही थी ना, वो व्यक्ति खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ भी किसी के साथ रियल में घट सकता है। तो बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी, यानी ओढ़ लीजिए अपना चादर, लगा लीजिए हेडफोन, कर दीजिए वॉल्यूम फुल और तैयार हो जाइए डर की एक ऐसी सैर करने के लिए जो कि आपको और भी ज़्यादा तरोताज़ा कर देगी आज रात। तो भाई, ये जो कहानी है ये टीना नाम की लड़की की है। टीना मध्य प्रदेश के सतना शहर की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की एक दिन डिसाइड करती है कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए भोपाल जाऊंगी। उसको इंजीनियरिंग करना था। उसे घर परिवार का भी पूरा सपोर्ट था कि जा बेटी जा टीना, जी ले अपनी जिंदगी, बन जा एक बड़ी सी इंजीनियर। इसने आईटी फील्ड को चुनी और भोपाल में एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ली। 2015 में ही इसका एडमिशन हुआ था। कई सीनियर से रैगिंग हुई, कई बैचमेट से दोस्ती हुई, लेकिन इन्हीं दोस्ती में से इसे एक लड़का मिला जिस लड़के का नाम था राघव। राघव लोकलाइट था भोपाल का ही रहने वाला था और वो भी टीना को मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगा। मतलब वो इजहार नहीं कर सकता था अपना, क्योंकि उसके बहुत बड़े ड्रीम्स थे। वो चाहता था कि भोपाल से वो अपनी इंजीनियरिंग करेगा और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाएगा और वो किसी के साथ कमिटमेंट में बंद कर सामने वाली की जिंदगी रोकना नहीं चाहता था, अटकाना नहीं चाहता था। इसलिए वो उसका प्रपोजल प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। राघव टीना को बहुत अच्छी दोस्त बना लिया, इतनी अच्छी दोस्त कि अब टीना उसकी फैमिली मेंबर की तरह रहने लगी। जब कभी भी मौका मिलता टीना राघव के घर पर पहुंच जाती। बहुत फ्रेंडली नेचर की थी, तो राघव के मम्मी पापा ने भी उसे अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन टीना तो इस घर की बहू बनना चाहती थी। खैर, वो अलग मैटर है। इस परिवार में एक और बच्ची थी। राघव के परिवार में एक बच्ची थी। मतलब राघव था, राघव की मम्मी थी, राघव के पापा थे, लेकिन एक और बच्ची थी। ये बच्चे की उम्र लगभग 5 साल की थी और इस बच्ची को अडॉप्ट किया गया था। जी हाँ, इस बच्ची का नाम था श्रेया, जो कि बहुत कम उम्र में ही इनको लिटरली, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कहने के लिए, लिटरली कचरे के ढेर में मिली थी। उसको उठा लिए, अपने घर पर ले आए। इन लोगों को बहुत दया आई थी और अपनी बेटी बनाकर ही पाल रहे थे। 5 साल की हो गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उसके साथ। तो टीना जब कभी भी राघव के घर जाती तो बच्ची श्रेया के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करती। अब राघव थोड़े अमीर घर का लड़का था, थोड़े नहीं, अच्छे खासे अमीर घर का लड़का। दरअसल जो राघव के पिताजी थे वो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते थे एज एन इंजीनियर, और उसके घर पे सारी फैसिलिटी थी। राघव के घर पे प्ले स्टेशन से लेकर सब कुछ, और टीना भी प्ले स्टेशन बहुत खेलती थी। तो जब भी राघव के घर जा रही है तो श्रेया के साथ प्ले स्टेशन खेल रही है, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रही है। तो श्रेया भी दीदी दीदी करके बहुत ज़्यादा लगाव, एकदम वो ऐसा अटैचमेंट लगा ली थी इसने, ठीक है, श्रेया ने टीना के प्रति। अब एक दिन की बात है, ऐसी टीना श्रेया राघव के घर पर पहुंचती है। सैटरडे या संडे नाइट रही होगी। हाँ, जैसे इसी घर पर जाती है तो क्या देखती है कि घर का माहौल एकदम बदला बदला सा है और पूरे घर में राघव के मम्मी पापा लुभान का धुआं ऐसे ऐसे फैला रहे हैं। तो इसने बोली कि अरे, आप लोग ऐसा इतना ज़्यादा धुआं करके क्यों रखे हैं घर पे? मतलब ऐसा क्या हो गया है, कोई पूजा पाठ हो रही है? तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं हो रही है, लेकिन बस हम ऐसी लुभान घर पे फैला रहे हैं ताकि अगर कुछ निगेटिविटी वगैरह एंटर की हुई हो तो चली जाए। ये बात टीना को बड़ी विचित्र लगी। टीना ऐसी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। हाँ, पूजा पाठ, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, मंदिर चले जाना, इतना ठीक था। वो इतनी जो डीप वाले जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं डिवाइन एनर्जीज से, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो नॉर्मल लड़की थी, न्यूट्रल। और रही भूत प्रेतों की बात, तो वो इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती थी। खैर, इस घर पे पूरा धुआं धुआं कर दिए और उसे घर वाले एक अंदर पूजा वाले कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिए। उसी अंदर वाले कमरे में, वही पूजा के कमरे में, मतलब राघव के पापा, राघव के मम्मी और राघव की छोटी बहन श्रेया भी थी। अब राघव टीना को अपने कमरे में लेकर गया और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा।
लेकिन टीना का बार बार ध्यान यही के माहौल में जा रहा है कि ये घर वाले कर क्या रहे हैं, और पूजा के कमरे को ऐसा अंदर से लॉक करके पूजा कोई क्यों कर सकता है, क्यों करेगा, मतलब ये सारी चीजें उसको कंफ्यूज करने लगी। तो ये थक हार के राघव से पूछ ही लेती है, राघव क्या चल रहा है घर पे, मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ। बोले अरे कुछ नहीं यार, मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है। ये बोलती है क्यों? राघव बोलता है आज अमावस्या की रात है ना इसलिए। ये बोलती है अमावस्या की रात है तो मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई। ये दोनों बात के पीछे कनेक्शन क्या है? अमावस्या की रात तो हर महीने आती है, तो इसकी तबीयत खराब कैसे? बोला हाँ, हर महीने अमावस्या की रात में ही तो मेरी बहन की तबीयत खराब होती है, और बड़े अजीब तरीके से होती है। इतने में राघव के कमरे का दरवाजा खुलता है और राघव की मम्मी पानी लेकर आई थी इसको पीने के लिए। ये पानी पीती है और उतने में पीछे से देखती है कि बच्ची श्रेया भी चल चल के आ रही है, एकदम थकी हुई हालत में दिख रही है। तो उसने श्रेया को ध्यान से देखी, क्या पाई? श्रेया के लिटरली यहाँ पर फोरहेड के बिल्कुल बीच में एक ऐसा जले हुए का निशान है, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे सिगरेट बुझा दिया हो जलती हुई। ये देख के घबरा गई, अरे श्रेया बेटा इधर आओ, क्या हो गया तुमको यहाँ पे? श्रेया बोलती नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। ये बोलती बताओ बताओ। इतने में राघव की मम्मी रोक देती है, मतलब श्रेया की मम्मी रोक देती है, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अंदर वाले कमरे में जाओ। अब श्रेया वहां से चली जाती है, बच्ची चली गई है। अब इस कमरे में कौन कौन है? राघव है, टीना है, राघव की मम्मी है। तो टीना फिर से कहती है, आंटी श्रेया को हुआ क्या, मतलब कल तक तो वो ठीक था, उसको मतलब अभी इतना भयंकर निशान कैसे दिखाई दे रहा है? तो अब राघव की मम्मी ही बताती है कि पता नहीं बेटा, बच्ची के साथ ये काफी समय से मैटर चल रहा है कि हर अमावस्या की रात को इसके माथे में एक सिगरेट से बुझाया हुआ टाइप का निशान उभर जाता है, और उसकी फिर बहुत तबीयत भी खराब हो जाती है। दिन में तो तबीयत नॉर्मल रहेगी, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे फीवर बहुत तेज बढ़ जाता है, और फिर जितने दिनों तक ये निशान रहता है उतने दिनों तक तबीयत पूरी खराब रहेगी। फिर कुछ दिनों बाद वो जो निशान है वो गायब सा होने लगता है और इसकी तबीयत ठीक होने लगती है। 1 महीने में से 10-12 दिन तो इसके ऐसे ही चले जाते हैं। ये बोलती है आंटी व्हाट, क्या बात कर रहे हो आप, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप निशान उभरता है उसको यहाँ पे जले हुए का? उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा अपने आप होता है, और ये काफी समय से हो रहा है। ये बोलती है ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप और घर पे ये लुभान इसी कुछ रीजन से तो नहीं कर रहे, मतलब आप इस चीज को कुछ भूत प्रेत वाली दुनिया से तो नहीं जोड़ रहे हैं? श्रेया की मम्मी बोलती है कि बेटा अब देखो, मानने का तो हमारा भी जी नहीं करता है, लेकिन हम दुनिया भर के डॉक्टर्स के पास इसको लेके गए, ना जाने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट करा के देख लिए है, लेकिन किसी के पास जवाब ही नहीं है इस बात का कि क्यों हर अमावस्या की रात को इसके पूरे शरीर में अपने आप चोट के निशान उभर पड़ते हैं, और खासकर फोरहेड के बीच में एक सिगरेट से बुझाया हुआ निशान आ जाता है। तो ये बोलती है आंटी देखो भूत प्रेत ऐसे नहीं हो सकते दुनिया में, हो सकता है बच्ची रात में खेलने वेलने के लिए इधर उधर चली जाती होगी, आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, और उसको चोट लग जाती होगी। तो राघव अचानक से बीच में बोलता है हाँ टीना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर अमावस्या की रात को ही वो खेलने क्यों जाएगी, और कई बार इतने गहरे गहरे निशान 2-2 दिन में कैसे गायब हो जाएंगे, ज़रा तुम खुद सोचो ना। बोलती फिर भी जो कुछ भी हो, मेरा मन नहीं करता है ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास करने का। खैर अब मैं घर निकलती हूँ, अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब अब अजीब सा लग रहा है, मैंने बच्ची को ऐसा चोट वोट के निशान में देख ली, तो मैं घर जा रही हूँ। ऐसे बोल के टीना अपने घर चली गई, अपने कमरे में आ गई मतलब, और पूरी रात उसी बच्ची के बारे में सोचती रही। अब जब रात के लगभग 1 बजे वो सोई है, तो उसे एक बड़ा डरावना सा सपना दिखाई दिया। सपने में दिखाई देता है उसे एक आदमी, एक धुंधली सी आकृति का आदमी। इस आदमी का चेहरा ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, हुलिया समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है सपने में कि एक आदमी है। वो आदमी क्या कहता है इसको सपने में, ये लड़की ज्यादा तहकीकात करने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी है उतनी ही रहे, वरना तू हमारे बारे में जानती नहीं है हम तेरा क्या हश्र कर सकते हैं। और इसको ना बहुत वियर्ड सी कानों में आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज के साथ फटाक से इसकी नींद खुल जाती है। ये घबराई हुई है कि ये मैंने किस तरह का सपना देखी, ये सपने का सेंस क्या है, वो सपने में कौन आदमी था, मुझे ऐसा क्यों कह रहा था। खैर
वो पानी वानी पीती है और वापस से सो जाती है, वापस से कोई सपना नहीं आता है। अगला दिन होता है, कॉलेज में ये राघव से मिलती है और फिर कहती है कि श्रेया की तबीयत ठीक है कि नहीं। तो राघव बताता है कि नहीं, मैंने तुमको बताया था ना, उसकी तबीयत अमावस्या की रात के बाद और भी ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है, तब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब है। ये बोलती कि क्या बात कर रहे हो राघव, मैं आती हूँ, चलो तुम्हारे घर चलती हूँ। बोलता है ठीक है, चल लो, मिल लो तुम भी। छुट्टी होती है कॉलेज से और राघव और टीना दोनों राघव के घर पर जाते हैं। तो क्या देखती है टीना कि श्रेया की तो इतनी तबीयत खराब है कि वो अब अपनी आंख भी नहीं खोल पा रही है, बिस्तर में एकदम जम के पड़ी हुई है। उसने हाथ लगाई श्रेया को तो श्रेया का शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसने लिटरली फ्रिज में रखी हुई बर्फ की बोतल को छू ली, इतना ज़्यादा ठंडा। तो ये फिर से उठती है, कहती है कि अंकल आंटी इसको हॉस्पिटल ले जाओ, कि इसकी कंडीशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तो फिर अंकल कहते हैं बेटा तुमको ऐसा लगता है कि मैं नहीं ले जाऊंगा बच्ची को हॉस्पिटल, किसी चीज़ की कमी है क्या हमारे पास? हम ले जा के थक गए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर एक इलाज मिला है, वही इलाज में लगे हुए रहते हैं। और ये चीज़ तो हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, अब इसकी आदत सी हो गई है, बच्ची अपने आप ठीक हो जाएगी 3-4 दिन में। ये बोलती है अंकल कम ऑन, क्या हुआ है, अब आप मुझे थोड़ा क्लियर बताइए, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ों पर। ये थोड़ी इरिटेट हो गई, क्योंकि ये अब इनकी फैमिली मेम्बर की तरह भी हो गई, तो थोड़ा अपना हक भी जता रही है, अपनी बहन जैसी मानती है ना श्रेया को, तो वैसा वाला हक जता रही है। क्या हो गया है आप बताइए तो सही। तो अब श्रेया और राघव के पिताजी बताते हैं, अभी से लगभग 2 साल पहले की बात है, जब बच्ची लगभग 3-3.5 साल की रही होगी। हम लोगों का प्लान बनता है राघव के मामा जी के गांव जाने का। उस गांव में जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो गांव साधारण गांव नहीं, एक श्रापित गांव है। ये बोलती है व्हाट, कैसे श्रापित गांव कैसे? राघव के पिताजी बताते हैं कि उस गांव का नाम है घंटीगंज। घंटीगंज के कई सारे किस्से पूरे दुनिया में आम हैं, बहुत सारी भूतिया घटनाएं घटती है। यहाँ तक कि घंटीगंज का नाम तो कई इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। उस गांव को इतना मनहूस माना जाता है। राघव के मामा उसी गांव में रहते हैं। मैं चाह रहा था कि हमारा प्लान जाना कैसे भी करके कैंसिल हो जाए, मेरा वहां पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हम गए, जैसे तैसे करके हम घंटीगंज पहुंचे। इसके जो छोटे मामा है उनकी शादी थी। हम लोग वहां पे पहुंचे तो शादी का जो कार्यक्रम होता है उसे काम वाम में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि हम बच्ची श्रेया की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते थे। श्रेया जिसके हाथ में भी आती थी वो श्रेया को उठा के घुमाने ले जा लेता था, कभी कहीं जा रहे तो कभी कहीं। अब राघव के मामा जी का जो घर है वो घंटीगंज के बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, और घंटीगंज के बस स्टैंड का इतिहास तो सबसे ज़्यादा डार्क, वहाँ पे बसें नहीं चलती, वो नाम का बस स्टैंड है। तो जब कभी भी कोई भी बच्ची को घर से लेकर घुमाने के लिए बाहर निकले तो सबसे पहले उसका सामना उस बस स्टैंड से हो। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं घर वालों को मना ही करता था, लेकिन समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे। लोग बोलते थे श्रेया इतनी क्यूट है, हमको घुमाने का मन करता है, क्यूट है क्यूट है क्यूट है के चक्कर में उसको घुमाने लेके जाते थे। एक दिन श्रेया बस स्टैंड तरफ किसी के साथ घूमने के लिए गई। जब उस रिश्तेदार ने श्रेया को घुमाकर वापस लेकर आया तो मैंने देखा कि श्रेया के हाथ में जैसे बच्चे लोग कड़े पहनते हैं ना, वैसा ही एक कड़ा है जिसमें कौड़ियाँ हैं। मुझे देखकर बहुत गुस्सा है कि श्रेया ने ये हाथ में क्या पहनी हुई है, वो देख के बहुत वियर्ड सी लग रही थी। मैंने वो तुरंत कड़ा उतार के फेंक दिया, और जो रिश्तेदार श्रेया को घुमाने के लिए लेके गया था उससे पूछा मैंने कि क्या हो गया, ये बच्ची के हाथ में कैसे आ गया ये? तो रिश्तेदार ने बताया कि कुछ नहीं, मैं बस स्टैंड तरफ गया हुआ था, थोड़ा सा बच्ची को नीचे उतारा था सिगरेट पीने के लिए, तो बच्ची खेलती खेलती आगे तरफ गई और उसने एक कड़ा उठा ली। मुझे लगा बच्ची के हाथ का ही होगा तो मैंने पहना दिया। तो श्रेया के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने साफ शब्दों में सबको कह दिए कि अब मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसी रात को श्रेया को बहुत तेज़ फीवर आया, इतना तेज़ फीवर आया कि उसने अपनी आँख वाँख पलटा ली थी, मुंह से झाग वाग निकाल ली थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर मिला था, फिर वो होश में आई थी, उसका ट्रीटमेंट हुआ था। वो अमावस्या की रात थी और उस रात से लेकर 6-7 रातों तक वो वैसे ही बीमार पड़ी और फिर वो ठीक हो गई। उसके बाद से जब से हम यहाँ पे आए हैं, जब भी अमावस्या की रात आती है, हर अमावस्या की रात को श्रेया जब भी सोती है उसके सिगरेट का निशान यहाँ पर उभर जाता है। यहाँ पे कटे कटे जले के ऐसे
खरोच वरोच निशान उभर जाते हैं, उसको बहुत तेज फीवर आ जाता है, फिर उसका कितना भी ट्रीटमेंट करा लो वो ठीक नहीं होती है, फिर वो अपने आप 6-7-8 दिन में नॉर्मल हो जाती है। एक ही तरीका हमको समझ में आया इतने दिनों में कि घर पे पूरा लुभान का धुआं कर दो, इसकी तबीयत में थोड़ा आराम मिलता है। इसलिए बेटा कल जब तुम आई थी, कल ही अमावस्या की रात थी, हम पूरे घर में लुभान फैला रहे थे। मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर खुद विश्वास नहीं करता था, मतलब श्रेया के पापा बोल रहे हैं, मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर खुद विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया है हमारे घर पे तो हम मजबूर है विश्वास करने के लिए। हम कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लेकर गए लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिला। ये बोलते अंकल लिटरली ये तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन मैं फिर से कहूँगी इसकी बहुत तबीयत खराब है। और अंकल छोटा मुंह बड़ी बात कहती हूँ, मेरी नानी जी ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है। अगर आप परमिशन दे तो मैं नानी जी से एक बार बात करूँ क्या? बोलते कि क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल तुम बात करो। ये उसी समय नानी जी को फ़ोन लगाती है, जो कि सतना में ही रहती थी। नानी ऐसी ऐसी बात है, मेरा फ्रेंड है, उसकी छोटी बहन है, उसकी ऐसी ऐसी तबीयत खराब हो जाती, क्या मैटर हो सकता है, आप बता सकती हो क्या? तो नानी जी बोलती है कि बेटा ऐसा तो नहीं बता पाऊंगी, मुझे बच्ची से मिलना होगा। एक काम करो, सारे परिवार को यहीं पर लेकर आ जाओ, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। टीना फ़ोन काटती है और सब लोगों को बताती है कि नानी ने ऐसा ऐसा बोली है। तो राघव के घर वाले बोलते जब इतना कुछ देख लिए हैं तो चलो अब एक काम करते हैं, वहाँ भी चल लेते हैं। अब सबके सब लोग टीना के नानी जी के घर पर जाते हैं। नानी जी बच्ची को सामने बैठाती है और कुछ मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देती है। बहुत सारे मंत्र पढ़ने के बाद अचानक से नानी आंखें खोलती है और अब इनके सामने कुछ एक ऐसा राज बताती है, एक ऐसी कहानी बताती है जो कहानी इनकी बच्ची से ही जुड़ी हुई थी और इन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमारी बेटी के पीछे कुछ इतना बड़ा राज छिपा हुआ है। नानी बताती है कि तुम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए गए थे, बच्ची एक ऐसे इलाके में खेल रही थी जिस इलाके में पूरी तरीके से निगेटिविटी फैली हुई थी, पूरा सन्नाटा भरा हुआ इलाका था वो। वहां पे कई शैतानी शक्तियां भटक रही थी। खेलते खेलते बच्ची की नजर एक गुड़िया के ऊपर पड़ी। बच्ची गई, उस गुड़िया का जो आधा हिस्सा था वो ऐसा खींच के तोड़ दी। वो नाजुक सी गुड़िया थी, किसी ने जानबूझ के ऐसे बनाया था कि कोई तो उसको खोल दे, और इस बच्ची ने उस गुड़िया को खोल दी। वो गुड़िया के अंदर कई सालों से एक शैतान कैद था, एक बहुत खतरनाक जानलेवा शैतान। बच्ची के खोलने से वो शैतान आजाद हो गया। वो शैतान को रहने का घर नहीं मिल रहा था, कहां जाए क्या करे। फिर तुम लोग सबकी सब उस जगह से लौट रहे थे, तो तुम उसी जगह से लौट रहे थे जहां पर वो शैतान बैठा हुआ था। इतने दिनों तक शैतान किसी का शरीर का इंतजार करता रहा, उसे कोई शरीर नहीं मिला, तो शैतान को यही बच्ची दिखाई दी। शैतान ने सोचा कि मैं इसी के शरीर में चले जाऊंगा, इसकी आत्मा को निकाल के इसके शरीर से बाहर फेंक दूंगा और एक नया जीवन शुरू करूंगा। शैतान पीछे पीछे आ गया इस बच्ची के, तुम्हारे घर तक। फिर उसके बाद हर रात शैतान कोशिश करता रहा कि तुम्हारी बच्ची के शरीर से उसकी आत्मा निकाल फेंके, तुम्हारी बच्ची को खत्म कर दे, ताकि खुद उस बच्ची के शरीर में प्रवेश कर पाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों, कोई एक अलग शक्ति थी जो उसको ऐसा करने से रोक रही थी। लेकिन हर अमावस्या की रात को उस शैतान की शक्ति और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती, और फिर जब कभी भी अमावस्या की रात तुम्हारी बच्ची सोती, वो शैतान तुम्हारी बच्ची के पास आता और कहता, चल बेटा मेरे साथ चल, यहां पर कोई काम नहीं है तेरा, कोई तुझसे प्यार नहीं करता है, मैं जहां पर तुझे लेकर जाऊंगा वहां तुझे सब बहुत प्यार करेंगे, चल मेरे साथ चल। और ये बच्ची जवाब में कहती, नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बच्ची ऐसा कुछ कहती है क्या बार बार? तो यहीं पे श्रेया के मम्मी पापा कहते कि हाँ, ये कई रातों में सेम चीज कहती है कि नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बच्ची बोलती है कई बार सपने में यही बोलती है। ये बात आपको कैसे पता? ऐसा हाथ जोड़ लिए
इन लोगों ने टीना की नानी के सामने लिटरली हाथ जोड़ ली, ये सब आपको कैसे पता? टीना की नानी बोलती है कि मुझे और भी बहुत कुछ पता है, कि इस बच्ची की उम्र अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब 2 साल से ज़्यादा की नहीं बची है। तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारी बच्ची की जान ईश्वर भगवान ही लौटा दे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ बता दी हूँ। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी बात मानो तो एक मैं तुमको मंदिर बताती हूँ, उस मंदिर का नाम है तारापीठ मंदिर। वहाँ पर लेकर जाओ, वहीं पर कुछ हो सकता है। तुरंत ही भाई इन लोग गाड़ी बुक करते हैं और तारापीठ माता का मंदिर लेकर जाते हैं इनको। वहाँ पर एक पुजारी जी मिलते हैं। लिटरली पुजारी जी इसके ऊपर बहुत बड़ी झाड़ फूक करते हैं। उनको जब सारी चीज़ें पता चलती बहुत बड़ी झाड़ फूक करते हैं। अब बच्ची ने ऐसा कुछ भी रिएक्ट नहीं करी कि मेरे अंदर भूत आ गया, भारी आवाज़ में बात कर रही है, चीज़ें उठा पटक रही है, ऐसी कुछ भी नहीं। बच्ची बिल्कुल नॉर्मल वे में रही। पुजारी जी ने प्रॉपरली मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ पे जो भी उनका अनुष्ठान था, जो भी प्रक्रिया थी, वो सब कुछ किए। और साथ ही साथ बच्ची के बाजू में एक लाल धागा बांध दिए और उसमें एक तांबे का कुछ होता है, तांबे का भी एक, समझ लो क्या बोलूँ मैं आपको, एक लॉकेट तो नहीं था वो, लेकिन एक कुछ था तांबे का यंत्र जैसा, यंत्र, हाँ, उसको लगा दिए और बोले कि जब तक ये बच्ची के हाथ में रहेगा तब तक बच्ची सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे घर में क्या, तुम्हारे इलाके में भी वो शैतान एंटर नहीं कर पाएगा। फिर लिटरली जब से ये लोग वहाँ से लौटे तारापीठ माता के मंदिर से, तब से ना ही बच्ची की तबीयत खराब हुई, ना ही वो शैतान के सपने दिखाई दिए, और ना ही वो सिगरेट के निशान, ना ही वो जले कटे के निशान बच्ची के शरीर में उभर पाए। इसके जो मम्मी पापा थे वो इसके प्रति, मतलब जो अपना लड़का था उसके मम्मी पापा, श्रेया के मम्मी पापा मतलब, टीना के प्रति बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करने लगे। और राघव के मन में भी टीना के लिए एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, क्योंकि टीना की वजह से उसकी बहन की जान बची एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि इन लोगों को भी विश्वास नहीं होता इतने लेवल पे। अगर नानी जी जो थी टीना की, जो कि सतना में बैठी हुई है, वो बच्ची के सपने के बारे में नहीं बताती कि बच्ची क्या सपना देखती है, तब विश्वास हुआ कि नानी जी ने सपना तक बता दी भाई। फिर फाइनली ठीक हुआ, और उस दिन के बाद से टीना को भी भूत प्रेतों के ऊपर, भगवान के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो गया। और उसने सारे बकवास करना बंद कर दी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब झूठ है, इस दुनिया में सिर्फ साइंस का प्रेजेंस है, इंसानों का प्रेजेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरी सोच पलट गई और उसकी ज़िंदगी भी बदल गई, क्योंकि जो राघव था उसने इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों अच्छे रिलेशनशिप में आ गए। फिर राघव बाहर गया पढ़ाई करने के लिए आउट ऑफ इंडिया, लेकिन दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला, लौट कर आया है। अभी वो अच्छे रिलेशनशिप में है, दोनों एक ही शहर में हैं, दिल्ली में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते हैं, अपनी अच्छे से लाइफ जीते हैं। और श्रेया को भी ये पूरी कहानी पता है, याद तो नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत छोटी थी अभी, लेकिन लोगों के मुंह से सुनती तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैंने भी एक फिल्मी दुनिया जी हूँ एक तरीके से। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि टीना ने खुद इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताओ, सब शौक हो जाएगी, बड़ी भयंकर घटना है। पता नहीं क्यों इस कहानी को सुनाते सुनाते मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं नहीं सुना पा रहा था, क्योंकि कई बार ऐसी एंटिटीज़ जो होती है ना वो नहीं चाहती है कि उनकी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने आए, लेकिन मैं लाने की पूरी कोशिश की। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ, किनके सामने बैठ के वीडियो बनाता हूँ। आज आपको दिखाई देता हूँ, चलो। ये मेरा सेटअप है और सेटअप के जस्ट सामने, ये देखो, ये सेटअप के जस्ट सामने राधा कृष्ण जी की बहुत बड़ी फ़ोटो बनी हुई है। मेरे बैकग्राउंड में कितने देवी देवता हैं, तब जाके मैं ऐसी चीज़ों को सुनाने का, बनाने की हिम्मत कर पाता हूँ। क्योंकि कई बार लिटरली कई एनर्जीज़ रोकने की कोशिश करती है कि तू क्या कर रहा है, इतना नहीं करना है, हमारे बारे में इतनी बात नहीं करना है, इतनी चीज़ें, इतना गुणगान हमारा नहीं करना है दुनिया में। ऐसी एंटिटीज़ नहीं चाहती है, लेकिन जब कहते हैं ना कि भगवान का साथ हो तो ऐसी एंटिटीज़ क्या ही बिगाड़ सकती है। फाइनली ये कहानी मैं पूरी कर लिया, आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया मुझे इसको कवर करने में। कितनी रुकावटें आ रही थी, कितनी बार रुक रहा था मैं, लेकिन कंप्लीट कर लिया। खैर बाकी अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और लिख भेजना कोई भी कहानी।
फिर चाहे उस कहानी में कोई भी शैतान जुड़ा हो, उस घटना से कैसी भी एंटिटी का जुड़ाव हो, मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, सुनाऊंगा सभी को, क्योंकि लिटरली मैं किसी से नहीं डरता हूँ। बाकी अब तक देख लिए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।